दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पॉलिटी से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, इसमें संविधान संशोधन है। जहां तक होगा इस वीडियो में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो लंबा ना हो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। आपको इस वीडियो में पूरा इसका फुल डिस्कशन करेंगे जो अनुच्छेद दिया गया है। चलिए अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों का स्थापना एवं प्रवेश, मतलब नए राज्य का गठन। और नए राज्य किसी भी प्रांत को हम मिला लेते हैं, जैसे पीओके को भारत मिला लेंगे तो कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होगा? अनुच्छेद 2 प्रभावित होगा। अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण, सीमा बंटवारा एवं नाम परिवर्तन। कोई भी नया राज्य का निर्माण करेंगे, नया नाम दे देंगे, या सीमा का सीमांकन करेंगे, या उसका परिवर्तन करेंगे। यह अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 4 में जो है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 अनुच्छेद में जो बात कही गई है उसकी चर्चा अनुच्छेद 4 में है। चलिए अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता है। तो 5 से 11 में नागरिकता जो है, तो 5 से 11 में कुल कितने नागरिकता के लिए कुल कितने अनुच्छेद है? तो 7 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता या जन्म के आधार पर नागरिकता। 1950 के बाद जो भी भारत में जन्म हुआ वो भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 कहता है भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता या पाकिस्तान से जो भारत आएगा उसको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में कहता है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। कहने का मतलब भारत से पाकिस्तान चल गया, दोबारा यहाँ आना चाहता है उसको नागरिकता, मतलब हियाँ से हुआ गया, हुआ से यहाँ आया तो नागरिकता। अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, मतलब भारत में जो भारत से बाहर कहीं किसी देश में काम कर रहा है, प्रवासी जो मजदूर है, उसको भारत की नागरिकता बनी रहेगी, भारत का नागरिकता बना रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता, मतलब नागरिकता का नाश। किसी व्यक्ति का नागरिकता नाश हो सकता है, किसी दोस्त देश का नागरिकता ग्रहण कर लें या स्वतः नागरिकता त्याग दें, या देश का कुछ सम्मान को ठेस पहुंचे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति नागरिकता छीन सकता है। अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता का अधिकार का बना रहना। भारतीय लोगों की नागरिकता बनी रही यहाँ के लोगों की। अनुच्छेद 11 में है संसद नागरिकता पर कानून बना सकती है। नागरिकता पर कुछ फेरबदल करना होगा, संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 11 के तहत तो नागरिकता के लिए कुल 7 अनुच्छेद का प्रयोग किया गया है, जो 5 से 11 में नागरिकता की चर्चा है। अब आते हैं 12 से 35 में मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे पर वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसे अब कानूनी अधिकार कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। चलिए अब 12 से 35 में देखते हैं तो अनुच्छेद 12 देखते हैं। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा मौलिक अधिकार की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की स्वतंत्रता है। अल्पीकरण की स्वतंत्रता का कहने का मतलब है कोई भी ऐसे अधिकार जो कह सकते हैं हमारे सम्मान को ठेस पहुँचेगा, या कोई ऐसा भी जो है उसके लिए अल्पीकरण सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, तो मतलब सम्मान से संबंधित जो भी हो बातें हों। अनुच्छेद 14 से 18 में कह सकते हैं समता का अधिकार। समता मतलब समान, कानून के समक्ष समान अधिकार 14 से 18 में है। पहला हो गया 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार। 14 में है कानून के समक्ष समान अधिकार है। 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग से किसी प्रकार का कोई व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समान भागीदारी, मतलब अवसर की समानता, नौकरियों में समान अधिकार दिया जाएगा, समानता दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत अंत। ये नहीं कहेंगे कि वो नीच जाति है, उच्च जाति है, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। कोई भी उपाधि अगर मिलता है, कोई भी सम्मान मिलता है तो हम बिना राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशी सम्मान को नहीं ले सकते हैं। अब भारत में जो सम्मान भारत रत्न दिया जाता है, भारत का सर्वोच्च सम्मान 1954 से जो दिया जाता है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में दिया गया है। चलिए 19 से 22 में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता मौलिक अधिकार 6 है, स्वतंत्रता भी 6 प्रकार की है। तो 19 में से 22 में स्वतंत्रता है, तो 19 में क्या है? 19 में स्वतंत्रता 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब देखना 19 के कौम है, 19 के कौम बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता, उसी को प्रेस की स्वतंत्रता के अनुसार रखा गया है। सूचना का अधिकार, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये सब जो है अनुच्छेद 19 के कौम है। उसके बाद 19 के कौम है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। 19 के गौ में है संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के गौ में भारत के राज्य में संघ बना लिए तो घूमने की स्वतंत्रता है। 19 के औरों में घूम गए तो वहाँ फिर बसने की स्वतंत्रता, वहीं रूम लेकर रह गए, बसने की स्वतंत्रता। 19 के 4 में संपत्ति का अधिकार जो अब रद्द कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। 19 के 6 में जब बस गए थे तो वाणिज्य व्यापार करने की स्वतंत्रता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अनुच्छेद 20 में देखना, अनुच्छेद 20 में एक अपराध के लिए एक सजा, मतलब 50 मर्डर करेंगे तो एक ही व्यक्ति को सजा मिलेगा, तो अनुच्छेद 20 के तहत एक अपराध के लिए एक सजा। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत है। अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, या 21 का कब अनुच्छेद जोड़ा गया, तो 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। बच्चे को स्कूल भेजना ये गार्जियन का फर्ज है, ये मौलिक कर्तव्य भी है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामले में गिरफ्तारी से निषेध, मतलब कि कोई भी मंत्री है, कोई ऐसा है तो उसके पद को देखते हुए उस पर हथकड़ी नहीं लगा जा सकता। दूसरा बात, अगर किसी व्यक्ति को दरोगा गिरफ्तार करता है तो उसको आने जाने को छोड़कर 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के साथ पेश करना होगा अनुच्छेद 22 के तहत। वह व्यक्ति अपने स्वेच्छा से अपना वकील रख सकता है अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 23 की 24 की बात करेंगे, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम, मनुष्य की खरीद बिक्री नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को भारी कामों या कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, मतलब उसका जितना क्षमता है उतने दे सकते हैं, घरेलू काम उतने करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। सिख धर्म में कारा कृपान ये सब जो है अनुच्छेद 25 के तहत आता है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संस्थान खोलना, प्रबंधन, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है अनुच्छेद 26 के तहत। अब आते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में धार्मिक संस्थान पे जो भी पैसा आएगा, चंदा आएगा, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा चलाए गए स्कूल कॉलेज में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 के तहत मदरसा में धार्मिक शिक्षा दिया जाता है। अनुच्छेद 29 से 30 में सांस्कृतिक शिक्षा संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण सरकार करेगी, और 30 में अल्पसंख्यक द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थान उस पर सरकार मदद करेगी। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, जिसे हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसके सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकती है, मगर अनुच्छेद 226 के हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 33 में है पुलिस बल, सीमा बल, अर्धसैनिक बल, ये सब जो है मूल अधिकार की इसको कमी किया गया है, हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते। अनुच्छेद 34 में सैनिक कानून अगर चाहेगी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो सैनिक कानून वहाँ लागू हो सकता है। अनुच्छेद 35 में संसद के कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावी करने के लिए शक्ति दिए गए हैं, जबकि विधानमंडल को, मतलब राज्य विधानमंडल को शक्ति नहीं दिया, मूल अधिकार में सीमित करने का अधिकार संसद को दिया गया अनुच्छेद 35 के तहत। चलिए अनुच्छेद 36 से 51 में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हनन होता है तो हम हाईकोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, मतलब न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 38 में है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि या समाजी व्यवस्था बनाए रखना। अनुच्छेद 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन है। 39 के क में है समान अवसर के आधार पर देना और निःशुल्क कानूनी सलाह 39 क में है। 39 ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व है। 39 गौ में धान का समान वितरण, अगर किसी को सरकार 500 रुपया खाता में भेजती है तो सभी को बराबर भेजेगी, यानी कि किसी को 500 किसी को 200। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन 243 में ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता, मातृत्व अवकाश, महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती तो उसको 27 सप्ताह का छुट्टी मिलता है, सरकारी है, गैर सरकारी भी उसमें वेतन नहीं करता है अनुच्छेद 42 के तहत। अनुच्छेद 43 में है मजदूरी एवं कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 44 में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, प्रथम राज्य गोवा, मतलब सभी धर्मों के लिए वहाँ एक ही कानून है। ऐसा नहीं कि शादी अगर किसी का हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, सिख मैरिज एक्ट के तहत नहीं, सभी के लिए एक ही एक्ट होगा। तो पहला राज्य गोवा। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, जो आंगनबाड़ी केंद्र वाला कर देखते हैं। अनुच्छेद 46 में है SC ST या दुर्लभ वर्गों के हितों का संरक्षण सरकार ध्यान रखेगी। अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य जीवन स्तर में सुधार और शराबबंदी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी अनुच्छेद 47 के तहत किया गया। चलिए अब 48 देखते हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की चर्चा है। 48 में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 49 से राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जितना भी स्मारक है हम लोग का, जैसे गांधी जी का मूर्ति बना हुआ, उसको संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। कार्यपालिका, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका मतलब संसद जहाँ से नियम कानून बनता है, तो उसका जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ेगा, दोनों अलग रहेगा, कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेवारी है। अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य 42वां संशोधन 1976 के संविधान में जोड़ा गया
और सरदार स्वर्ण सिंह से इस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति पद का जिक्र है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति अनुच्छेद 55 में। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का दोबारा नियुक्ति। अनुच्छेद 57 में एक व्यक्ति जितना बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति के लिए 2 शर्तें, कुछ कंडीशन है, शर्तें के लिए उसको राष्ट्रपति पर सुविधा वगैरह में कम नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर शपथ ग्रहण है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा करवाया जाता है, अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति व महाभियोग की चर्चा है। महाभियोग लाने के लिए संसद में 1/4 सदस्यों का साइन चाहिए और 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा और पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों का साइन चाहिए। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पदावधि से पहले चुनाव निर्वाचन, मतलब कि राज्य अंतराल ना हो, समय से पहले चुनाव करवा लेना, अनुच्छेद 62 के तहत। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति पद का जिक्र है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा या उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। चलिए अनुच्छेद 65 में है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। अनुच्छेद 65 के साथ उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वोट जो करते हैं लोकसभा, राज्यसभा के और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया जो होता है अप्रत्यक्ष प्रणाली होता है, एकल संकोणीय मत पद्धति पर चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा करवाया जाता है और अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति करवाते हैं। अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ना रहे तो उसके जगह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगी। चलिए 72 नंबर, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा है तो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। मगर यह अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्यपाल को यह अधिकार है किसी को 20 साल है तो 15 साल कर सकता है, सजा कम कर सकता है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है और 74 में मंत्री परिषद की चर्चा है, मंत्री परिषद। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 164 में एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 76 में देश में एक महान्यायवादी हो। महान्यायवादी देश का पहला कानूनी अधिकारी होता है जो केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है। अनुच्छेद 165 में राज्य में महाधिवक्ता होता है, राज्य सरकार को कानूनी सलाह महाधिवक्ता देता है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति कोई भी भारतीय कोई भी देश, मतलब भारत में, इस भारत का परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी भारतीय सरकार कोई भी विदेशी डील करती है तो राष्ट्रपति के नाम पे होगा। इसलिए तेरे नाम पे शुरू होगा, तेरे नाम पे खत्म होगा, कहने का मतलब राष्ट्रपति के नाम पे ही सब काम होगा। अनुच्छेद 166 में है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल, राज्य सरकार कोई भी जमीन भी खरीदती है तो राज्यपाल के नाम पर रजिस्टर होगा अनुच्छेद 166 के तहत। अनुच्छेद 78 में है सूचना, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, मतलब कि संसद में जो बात होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देंगे। उसी तरह अनुच्छेद 167 के तहत विधानमंडल में जो बात होगा मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचना देंगे। अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है। 82 में परिसीमन है। परिसीमन क्या होता है? कोई भी चुनाव होता है तो उससे पहले परिसीमन चुनाव क्षेत्र गठित किया जाता है। तब तक 4 को परिसीमन गठित हुआ है। पहला 1952, दूसरा 1962, तीसरा 1973, चौथा 2002। 2002 के परिसीमन से ही अब तक जितना भी चुनाव अभी हुआ है, 2019 का लोकसभा चुनाव हो या कर्नाटक का भी विधानसभा चुनाव हुआ तो 2002 के परिसीमन के तहत किया गया। 2002 के मतलब 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 के परिसीमन के तहत। अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हता मतलब योग्यता है। अनुच्छेद 85 में संसद को विघटित राष्ट्रपति कर सकता है। समय से पहले भी लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा को राज्यपाल विघटित कर सकता है। आगे है
अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति संसद को संबोधित करेगा, मतलब कोई भी नया लोकसभा गठित होता है तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी, मतलब अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद में मंत्रिमंडल के साथ बैठ सकता है, बोल सकता है, मगर वोट नहीं दे सकता अनुच्छेद 88 के तहत। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा में सभापति और उपसभापति की चर्चा, अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। आगे है अनुच्छेद 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाने की चर्चा, अनुच्छेद 90 में है। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और सख्ती दिया गया है। अनुच्छेद 92 में सभापति और उपसभापति का पद अगर हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा, इसकी चर्चा डायरेक्ट इसी तरह क्वेश्चन पूछा था। अनुच्छेद 93 में लोकसभा एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो कोटा राजस्थान से हैं। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के कर्तव्यों की सख्ती दिया गया है, मतलब उसका कर्तव्य है लोकसभा का सही ढंग से चलाना। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा, तो ऑप्शन मतलब 96 का हो जाएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद हटाने का संकल्प होगा तो विचाराधीन नहीं होगा, तो पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 97 में सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन, मतलब लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति उपसभापति का वेतन भत्ता पेंशन की चर्चा अनुच्छेद 97 में किया गया। अनुच्छेद 98 में सचिवालय, संसद का एक सचिवालय होता है, उसकी चर्चा है। अनुच्छेद 99 में सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण, मतलब कोई भी संसद सदस्य शपथ ग्रहण लेते हैं अनुच्छेद 99 के तहत। अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि संसाधनों में मतदान रिक्ति होते हुए, मतलब गण पूर्ति की चर्चा, सदन की कार्रवाई तभी चलेगी जब कुल सदस्य का 1/10 सदस्य पहुंचा रहेगा, तभी कार्रवाई चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी, उसी को गण पूर्ति कहते हैं। अनुच्छेद 107 में है साधारण विधेयक का प्रक्रिया है। 108 में संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, मगर अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, यह विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये बुलाया जाता है कब, जब दो सदनों के दो लोकसभा राज्य मतभेद हो जाए कोई बिल को लेकर, तब राष्ट्रपति बीच विचार संयुक्त अधिवेशन लाता है। 109 में है धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है। 110 में धन विधेयक की चर्चा है, पैसा वाला विधेयक की चर्चा है, जो राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है, माने ना माने स्वतः पारित हो जाएगा। 111 में विधेयकों पर अनुमति, मतलब पॉकेट बिल, राष्ट्रपति को जेबी वीटो का अधिकार, पॉकेट बिल का अधिकार अनुच्छेद 111 के तहत दिया गया। मतलब लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पारित होता है, अगर राष्ट्रपति को लगेगा जनहित में नहीं है तो राष्ट्रपति उस बिल को जेब में रख लेगा मोड़ के, तो उसी को हम लोग पॉकेट बिल कहेंगे। वही काम राज्य में राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 200 के तहत। चलिए, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की चर्चा है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की चर्चा है। 117 में वित्त विधेयक की चर्चा है। 118 में विशेष प्रक्रिया, मतलब 118 में प्रक्रिया यही है कि 118 के तहत हम कह सकते हैं कि अगर सदन को लगेगा कि संसद को अपने अनुसार कार्रवाई चलाना है तो बना सकता है नियम कानून, अनुच्छेद 118 के तहत। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब संसद में बहुत सारा है, हिंदी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मतलब अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो संसद को यह अधिकार दिया गया है, संविधान अधिकार देता है अनुच्छेद 20 के तहत, कोई भी संसद अपनी भाषा में, ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदी बोलना है इंग्लिश ही बोलना, अपनी भाषा में लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से बोल सकता है अनुच्छेद 20 के तहत। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। जब लगेगा देश में एक नए कानून की जरूरत है तो राष्ट्रपति बिना किसी अनुमति से अध्यादेश ला सकता है और 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। लंबे समय तक रहना है, मैक्सिमम 6 महीना तक, उससे अधिक रखना है तो दोनों सदन से पारित कराना होगा। वही काम विधानमंडल में राज्यपाल करता है अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 124 में देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अनुच्छेद 214 में राज्य में एक हाईकोर्ट होगा, वर्तमान में कुल 25 हाईकोर्ट है, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाईकोर्ट होगा, अनुच्छेद 241 में किया गया है। चलिए, अनुच्छेद 125 में मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता और पेंशन की चर्चा है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, जो क्रम में 50 में है। अनुच्छेद 126 में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वगैरह चर्चा है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है, मतलब कि तत्काल जो न्यायाधीश नियुक्त करते हैं उसके लिए है। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर हो गए हैं न्यायाधीशों की उपस्थिति, मतलब दोबारा उसको उनका सलाह लेना है तो ले सकते हैं अनुच्छेद 128 के तहत। 129 में है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कहने का मतलब वो जो फैसला देगा सभी न्यायालय को मान्य होगा। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, मतलब राज्य में जो हाईकोर्ट होता है वो भी एक अंतिम न्यायालय है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सापेक्ष में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई डिसीजन दिया है तो उस पर उच्च न्यायालय आपत्ति जता सकता है, मगर आपत्ति अगर उच्च न्यायालय को डिसीजन दिया था तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपत्ति नहीं दे सकता है।
अनुच्छेद 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थापना, विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का अलग राज्य में स्थापना किया जा सकता है। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 131 के तहत मतलब सुप्रीम कोर्ट एक विशेष अधिकार दिया गया है कि हाई कोर्ट में कोई मामला बहुत समय से है मगर उसको जरूरत है सुप्रीम कोर्ट, तो आरंभिक अधिकार है वो ले सकता हूँ। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पूर्वालोकन की चर्चा। अनुच्छेद 137 का मतलब मान लेते सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किसी को फांसी दे दिया मगर घर जाते जाते पता लगा कि नहीं मैं इसने गलत डिसीजन दे दिया, तो उसको पुनर्विचार वो कर सकते हैं अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का राष्ट्रपति को अधिकार, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति कानूनी सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 का, मगर मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की सहायता, मतलब कि सिविल सेवा जो अधिकारी होते हैं उससे भी ले सकता है, सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 144 के तहत। अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG कहते हैं, जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है, क्रम में 14वें है। CAG जो भारत के जनता का धन संरक्षक माना जाता है और CAG के कार्यों कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद 149 में है। चलिए अनुच्छेद 150 में क्या है, संघ के राज्यों के लेखा का प्रारूप वगैरह दिया हुआ है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की पद की चर्चा है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह विचार कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, इससे तो 5 वर्ष नहीं होगा, परफेक्ट आंसर होगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, ये सब है। अनुच्छेद 158 में है राज्यपाल का वेतन भत्ता और पेंशन की चर्चा है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया प्रति माह है। 159 में राज्यपाल को शपथ ग्रहण, राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राज्य में मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 के तहत। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार का संचालन राज्यपाल के नाम पर होगा अनुच्छेद 166 के तहत। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, कोई विधानसभा नहीं गठित होता तो राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है। अनुच्छेद 177 में राज्य में महाधिवक्ता होता है, केंद्र में महान्यायाधीश होता है, तो महाधिवक्ता विधानमंडल में बैठ सकता है, बोल सकता है, निर्णायक वोटिंग नहीं कर सकता अनुच्छेद 177 के तहत। अनुच्छेद 178 में विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा 178 के तहत। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद में एक सभापति होता है, एक उपसभापति की चर्चा है। अनुच्छेद 202 में राज्य में जैसे केंद्र में बजट पेश किया जाता है या वार्षिक द्वितीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत, उसी राज्य में जो अनुच्छेद 202 के तहत वार्षिक द्वितीय विवरण बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं। अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इसकी चर्चा की गई है। चलिए अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा लिया गया, भारत सरकार कोई भी किसी विदेश से ऋण लेती है तो भारत सरकार उधार लेती है जब जरूरत पड़ती है, कोई भी डेवलपमेंट का काम बिना कर्ज लिए काम नहीं होगा अनुच्छेद 292 के तहत। अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकार द्वारा उधार, राज्य सरकार भी अपने डेवलपमेंट के लिए उधार ले सकती है 293 के तहत। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 233 के तहत। अनुच्छेद 231 में क्या है, अनुच्छेद 231 में इसमें नहीं है। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 235 में है हाई कोर्ट का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पे होगा, हाई कोर्ट का नियंत्रण जो है अधीनस्थ न्यायालय पे होगा अनुच्छेद 235 के तहत। आगे है अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन एवं उपराज्यपाल। अनुच्छेद 245 में संसद संपूर्ण देश के लिए कानून बना सकता है जब जरूरत होगा। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी, अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास होगी। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची पर 1 वर्ष के लिए जो है राज्यसभा कानून बना सकता है। आगे आते हैं अनुच्छेद 275 में क्या है, केंद्र राज्य को अनुदान देगा। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद, 2 राज्यों के बीच अगर पानी के लेकर लड़ाई हो तो अंतर्राज्यीय जल विवाद का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 262 करता है। अंतर्राज्यीय परिषद जिसका गठन राष्ट्रपति अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं अनुच्छेद 263 के तहत। अनुच्छेद 266 में संचित निधि की चर्चा है। 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा है। 280 में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की चर्चा है। अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार पहले कानूनी अधिकार था, अब पहले मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था संपत्ति का, अब कानूनी अधिकार लीगल राइट हो गया है। कब, 44वां संशोधन 1978 के तहत।
चलिए, अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन मतलब IAS, IPS, IFS की चर्चा है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग मतलब BPSC, UPSC की चर्चा है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन की चर्चा है। अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, 18 वर्ष कर दिया गया। कब? 61वां संशोधन 1989 के तहत। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधित मामले न्यायालय में, मतलब कोई वोटिंग होता है तो ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी कह देगा कि EVM हैक हो गया या बीजेपी कहेगा कि EVM हो गया, वो जीत गया। ये सब हम लोग कोर्ट में अपील नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अनुच्छेद 329 के तहत। चलिए, अनुच्छेद 330 में कह रहा है लोकसभा में SC और ST के सीटों का आरक्षण। तो लोकसभा में SC के लिए 84 है, ST के लिए 47 सीट आरक्षित है। और अनुच्छेद 331 में 2 एंग्लो इंडियन थे, लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को जो अवरुद्ध कर दिया गया। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC और ST के सीटों का आरक्षण है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग विधानसभा में सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में किया गया है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता था, मगर उसको भी अब समाप्त कर दिया गया। चलिए, अनुच्छेद 335 में SC, ST, OBC के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों में आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 338 में SC के लिए अलग आयोग होगा, 338 क में ST के लिए अलग आयोग होगा, 338 ख में OBC के लिए अलग आयोग होगा। तीनों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग के बारे में पहले से चर्चा था। अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा, हिंदी जो हमारी राज्य भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा अनुच्छेद 343 के तहत लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 1955 में पहली बार राज्य भाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति ने 1955 में किया। और राज्य भाषा आयोग में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं। चलिए आगे, अनुच्छेद 347 में पर्याप्त भाषा बोलने पर राष्ट्रपति राज्यसभा ने राज्य भाषा होना चाहिए, राज्य भाषा, तो राज्य भाषा को अनुमति दे सकता है। अगर ज़्यादा बोल रहे हैं उस भाषा को तो राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है राज्य भाषा में। अनुच्छेद 350 क में भाषाओं अल्पसंख्यक वर्ग को बालकों मतलब कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, अनुच्छेद 350 के क में। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार है। उसके बाद है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात। भारत में 3 प्रकार की आपात लगती है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, तो भारत में अब तक राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, 62, 71, 75। 62 में भारत चीन युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध, 1975 में इंदिरा गांधी लगा आंतरिक असंति के कारण। तो 62, 71, 75 3 बार आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। और सबसे ज़्यादा अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में लागू हुआ था। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, 352 में राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक नहीं लगा है। अनुच्छेद 365 और 355 राष्ट्रपति शासन, ये विशेष कंडीशन में लगाया जाता है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन, समय समय पर संविधान बदलेगा क्योंकि 1950 में जो संविधान था, नियम था, वो अभी 2023 में नहीं चलेगा, उसमें सुधार करने की जरूरत होगी। इसलिए अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, अब रद्द, विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया। और 370 में अभी भी 370 है, 370 का खंड एक लागू है क्योंकि खंड एक में कहा गया जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर को विशेष पर उपबंध किया गया, विशेष ध्यान दिया गया है। अनुच्छेद 394 को में संविधान को हिंदी भाषा में राष्ट्रपति ट्रांसलेट कर मार्केट में उपलब्ध करा सकता है। चलिए दोस्तों, आज अनुच्छेद पूरा कर दिए हैं, अगला दिन हम संविधान संशोधन पर डिस्कस करेंगे। इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। इसका PDF भी वीडियो के नीचे में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, प्रिंट करा के याद रख सकते हैं, क्योंकि जितना भी अनुच्छेद हम करा रहे हैं उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, मगर ये आपको याद रहेगा तब। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।